ये आप देख सकते हो लैग्रांज लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले हमें ये इक्वेशन निकालना होता है, दिया रहता है यहाँ, इसलिए ही हमें लैग्रांज लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। अगर यहाँ पे हम बात करें उसके बाद हम ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं जिसको शॉर्ट में ए ही बोलते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हम पहले इन दोनों टर्म को लेते हैं फिर इन दोनों टर्म को लेते हैं। चलिए ऑलरेडी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, तो इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हम आज इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, राइट। तो सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हो अच्छे से, और यहाँ पे अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस जेड पी प्लस वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स क्यू इज इक्वल टू जेड स्क्वायर एक्स माइनस वाई। तो यहाँ से अगर हम देखें जो हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो यहाँ से अगर हम इस फॉर्म में अगर निकाल लें पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर, तो पी का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस जेड, क्यू का वैल्यू हमारे पास हो जाएगा वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स, एंड आर का वैल्यू हमारे पास हो जाएगा जेड स्क्वायर एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पे देख सकते हो जब हम इसका ये जो इक्वेशन फर्स्ट है ना, इक्वेशन फर्स्ट को ही हम क्या बोलते हैं, लैग्रांज लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। किसको बोलते हैं, इक्वेशन फर्स्ट, जो हमारे पास ये फॉर्म है। तो अब हम यहाँ पे जो हमारे पास लैग्रांज लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है और उससे हमने पी क्यू आर का वैल्यू निकाल लिया है, तो अब हम अगर ए ही निकालना चाहें और ऑक्सिलरी इक्वेशन अगर निकालना चाहें तो वो क्या हो जाता है, डी एक्स बाई पी इज इक्वल टू डी वाई बाई क्यू इज इक्वल टू डी जेड बाई आर। तो यहाँ से वैल्यू देख सकते हो डी एक्स बाई कितना हो जाएगा, पी का वैल्यू हमारे पास है एक्स स्क्वायर वाई माइनस जेड इज इक्वल टू डी वाई बाई, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स। देन अगर हम डी जेड का वैल्यू देखें तो ये हमारे पास हो जाएगा जेड स्क्वायर एक्स माइनस वाई। अब आप देख सकते हो कि मैंने ऑलरेडी बताया था कि जब हम फर्स्ट इन दोनों फॉर्म को लेंगे या फिर सेकंड इन दोनों फॉर्म को लेंगे तो ये यहाँ पे x के टर्म में है, यहाँ y के टर्म में है, मतलब z कॉमन होना चाहिए जिससे हम z को कैंसिल कर सके। लेकिन क्या इस जो हमें p और q का वैल्यू दिया गया है इसको देख के आपको लगता है कि हम यहाँ से z को हटा सकते हैं? अब इसमें बात करें तो क्या आपको देख के लगता है q और r में कि हम यहाँ से x के वैल्यू को हटा सकते हैं? नहीं हटा सकते। इसके लिए हमें कुछ अलग से करना होता है। क्या करना होता है, मल्टीप्लिकेशन करना होता है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हमें मल्टीप्लिकेशन में करना क्या है, तो आप देख सकते हो एक्स वाई जेड का या तो कर दो, या तो आप कर दो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का कर दो, या फिर आप 1 बाई एक्स 1 बाई वाई 1 बाई जेड का कर दो, या फिर 1 बाई एक्स स्क्वायर 1 बाई वाई स्क्वायर 1 बाई जेड स्क्वायर। आप अगर इन चारों को देख लो, इन्हीं चारों में से हमें क्वेश्चन मिल जाता है, इन्हीं चारों को करने से क्वेश्चन आ जाता है आंसर। तो ये चार का हम मल्टीप्लाई करके उसको सिंप्लीफाई करते हैं सबसे पहले, और जब एक बार हम इसको सिंप्लीफाई कर लिए उसके बाद हम इजी वे में उस वहाँ से जो भी टर्म रहेगा, अगर फर्स्ट टर्म लेंगे तो जेड को यहाँ से हटा देंगे, और अगर सेकेंड टर्म या फिर लास्ट टर्म लेंगे तो यहाँ से हम एक्स को हटा देंगे। तो चलिए ये जो हमारे पास गिवन है इसमें हम क्या कर देते हैं, अब आपको ये चीज़ पता करना होगा, जो चीज़ चार हम मैंने यहाँ पे बताया कि इसका मल्टीप्लिकेशन हम करें, ये चीज़ आपको देखना होगा। यहाँ पे देख के आपको पता चल जाएगा कि हम क्या करें कि वहाँ से हमें आ जाए। तो एक चीज़ आप देख रहे हो कि अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसको अगर हम एक्स कर दे, वाई स्क्वायर को वाई कर दे और जेड स्क्वायर को जेड कर दे, और इन तीनों को अगर ऐड करें तो ये वैल्यू हमारे पास जीरो हो जाएगा क्या? आपको ऐसे ही चेक करना है। ये भले ही इक्वल में है बट नीचे सबको हमें ऐड करके देखना है जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए हम करके देखते हैं यूजिंग 1 बाई एक्स। अगर एक बार में नहीं आया तो हम बार बार 2-3 बार चेक कर लेंगे, उसमें क्या जाता है। तो ये आप देख सकते हो मल्टीप्लायर्स। तो ऐसा नहीं है कि हम केवल नीचे में ही करेंगे, राइट, ऊपर में भी करेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा डी एक्स बाई एक्स डिवाइडेड बाई एक्स वाई माइनस जेड इज इक्वल टू डी वाई बाई वाई डिवाइडेड बाई वाई जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू डी जेड बाई जेड डिवाइडेड बाई जेड एक्स माइनस वाई। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको डायरेक्टली यहाँ पे ऐड करके नहीं देखना, ये रफ वर्क है। चलिए तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ये रफ वर्क है, राइट, यहाँ पे आपको नहीं करना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स जेड, ये हो जाएगा प्लस वाई जेड माइनस एक्स वाई, फिर हो जाएगा प्लस जेड एक्स माइनस वाई जेड। अब आप देख सकते हो यहाँ से कि ये हमारे पास एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, वाई जेड से वाई जेड कैंसिल हो गया, जेड एक्स से जेड एक्स कैंसिल हो गया, तो ये जीरो आ गया। तो अब हम लिखेंगे कैसे इसको, तो अब इसको हमें लिखना है तो ये हम इस तरीके से लिखेंगे डी एक्स बाई एक्स प्लस डी वाई बाई वाई प्लस
डी जेड बाई जेड इज डिवाइडेड बाई 0। इसको इस टर्म में लिखना है। ये जो डी एक्स बाई एक्स है, डी वाई बाई वाई है, डी जेड बाई जेड है, इसको हम जोड़ेंगे और नीचे वाले को जोड़ेंगे। अब यहाँ पे ये मत समझ लेना कि हम यहाँ पे 0 किए हैं तो इसका वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा, हमें ऐसे नहीं करना है, राइट। तो ये वैल्यू जब यहाँ पे आ गया तो इसको हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना कि ये जो हमारे पास डी एक्स बाई एक्स है प्लस डी वाई बाई वाई है प्लस डी जेड बाई जेड है, ये वैल्यू 0 हो जाएगा। जब ये हमारे पास ऐसे बोल सकते हैं तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि डी एक्स बाई एक्स प्लस डी वाई बाई वाई प्लस डी जेड बाई जेड का जो वैल्यू आया है वो 0 है। एक्चुअली हम ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो dx का वैल्यू है ये डिवाइड में नहीं है p, dx का वैल्यू है p, dy का वैल्यू है q और dz का वैल्यू है r। तो जब इसका वैल्यू नीचे वाला को हम बोल सकते हैं तो क्या इसके वैल्यू को हम नहीं बोल सकते। तो तीनों को जब हम ऐड करेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे तो नीचे तो 0 आ जा रहा है ना। तो जब हम नहीं बोल सकते कि इसके ये भी 0 हो जाएगा और ये पूरा का जो ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब हम यहां पे क्या करते, इसको इंटीग्रेशन करते, करना हमें इंटीग्रेशन ही है, राइट। ऑन इंटीग्रेटिंग, जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, log x प्लस log y प्लस log z इज इक्वल टू एक कॉन्स्टेंट ले लेंगे log c1। यहां से आप देख सकते हो ये हमारे पास हो जाएगा log x y z इज इक्वल टू log c1, log log कैंसिल हो गया, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू c1। ये आप याद रखना, पहला हमने यूज किया मतलब इस u का वैल्यू है। फिर से हम वही करेंगे, अभी हमने इन फर्स्ट को लिया था, अगर हम देखें तो ये हमने किसको लिया था, इन दोनों को सॉल्व किया था। अब हम इन सेकंड वाले को सॉल्व करेंगे, या फिर हम सेकंड वाले को अब नहीं सॉल्व करेंगे। हमने ऐसा क्यों नहीं किया, हमने ये फर्स्ट वाले को क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे हम इसको डायरेक्टली यहाँ से z को नहीं हटा सकते थे और यहाँ से डायरेक्टली हम x को नहीं हटा सकते थे। तो हमने मल्टीप्लिकेशन विधि मेथड का यूज किया है। तो पहले बार में, फर्स्ट बार में हमने किसका मल्टीप्लाई किया है, तो ये हमने किया है 1 बाई एक्स, 1 बाई वाई और 1 बाई जेड का। सेकेंड बार में हम किसका करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम एक्स स्क्वायर को ही उड़ा दे, वाई स्क्वायर को ही हटा दे और जेड स्क्वायर को ही डिलीट कर दे, तो क्या होगा, ये 0 आ जाएगा। तो चलिए करके देखते हैं सेकेंड बार में। तो सेकेंड में हम क्या कर सकते हैं, अगेन यूजिंग 1 बाई एक्स स्क्वायर, 1 बाई वाई स्क्वायर, 1 बाई जेड स्क्वायर एज मल्टीप्लायर। ठीक है, तो ऐसा जब हम करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा। अब मैं डायरेक्ट कर देता हूं, आपको बस ये एक बार दिखा देना है, आपको बार बार नहीं दिखाना है। आप अगर लिख लोगे ईच फ्रैक्शन करके आप डायरेक्ट यहां पे आ सकते हो जंप करके, मतलब आप चेक नहीं करना है। dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई वाई स्क्वायर प्लस dz बाई जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आप कर सकते हो। तो ये चीज तो हम कर सकते हैं, ईच फ्रैक्शन लिख के हम ये सब कर सकते हैं, बट हमें पता भी तो होना चाहिए ना कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब एक्स स्क्वायर का डिवाइड करोगे तो ये तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या बचेगा, y माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई। अब देख सकते हो y से y कैंसिल, z से z कैंसिल, x से x कैंसिल, तो 0 आया। तो ये चीज हमें यहाँ पे नहीं दिखाना है, जैसे हमने फर्स्ट बार में ये चीज दिखाया था यहाँ पे मल्टीप्लाई करके, तो ये हमें अब नहीं दिखाना है। डायरेक्ट आप ईच फ्रैक्शन करके इतना कर सकते हो। तो इसका कहने का मतलब सीधा सा है कि हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई वाई स्क्वायर प्लस dz बाई जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हम जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -1 बाई, अगर यहाँ पे देखें x -1 बाई वाई -1 बाई जेड इज इक्वल टू c2। इसका वैल्यू अगर हम प्लस करना चाहे तो ये हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड इज इक्वल टू -c2 इज इक्वल टू -c3। यहाँ पे ले लो, कांस्टेंट है। तो ये सेकेंड वाला वैल्यू आया, इसको हम क्या करेंगे, ये हमारे पास भी है। अब मैंने यहाँ पे आपको 3 चीज बताया था आंसर लिखने का, या तो आप इस तरीके से लिख लो, या तो आप 1 सेकेंड u करके लिख लो। कैसे, तो ये ऐसे u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ v, या तो v इज इक्वल टू u फंक्शन ऑफ u, ऐसे कर दो। तो ये 3 मेथड है आपके पास आंसर लिखने का, तो हम किसी भी मेथड में लिख सकते हैं। चलिए अगर इस मेथड में लिखते हैं तो हमारे पास आंसर हो जाएगा f
जो हमारे पास u का वैल्यू था, u का वैल्यू क्या है हमारे पास, ये देख सकते हो एक्स वाई एंड ये जेड है, ठीक है। तो u का वैल्यू हमारे पास हो जाएगा सॉरी 1 सेकेंड, एक्स वाई जेड एंड 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, ये हमारे पास आंसर आ गया। आप इन टर्म में भी लिख सकते हो, मैंने फर्स्ट टर्म में ही लिख लिया, ये हमारे पास आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को हैंडल करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है बेसिकली, राइट। सो ये जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन था, थोड़ा सा यहाँ पे फिर से मैं बता देता हूँ अगर डाउट होगा तो। सबसे पहले आपको सेम वही लीनियर लैग्रेंज लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो इक्वेशन है उसमें आपको यहाँ से कंपेयर करना है, उसके बाद पी क्यू आर का वैल्यू निकाल लेना है। जैसे पी क्यू आर का वैल्यू निकल जाता है फिर हम ऑक्सिलरी इक्वेशन देखते हैं जो कि आपको इस तरीके से पता है। अब यहाँ पे इस तरीके से आप वैल्यू पुट कर दो। अब हमें देखना होता है कि क्या हम फर्स्ट दो टर्म को, फर्स्ट दो फ्रैक्शन को या फिर लास्ट दो फ्रैक्शन को लेके इसको सॉल्व कर पाए। तो सॉल्व करने का सीधा सा मतलब कि x और y है तो यहाँ z नहीं होना चाहिए, तब हम ले सकते हैं। y और z है तो यहाँ पे x नहीं होना चाहिए। लेकिन देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ से z सिंपल मेथड से तो नहीं हटा सकते, यहाँ से हम x सिंपल मेथड से तो नहीं हटा सकते। फिर हमारे दिमाग में एक आता है कि क्यों ना हम मल्टीप्लाई यूज करें। तो जब हम इसका मल्टीप्लाई यूज करते हैं तो ये हमारे पास सिंपल हो जाता है, ये 0 आ जाएगा। देन आफ्टर ये हम इस तरीके से लिख लो और यहाँ से इंटीग्रेशन करके हम u का वैल्यू निकाल लेते हैं। सेकेंड बार जब ऐसे इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास v का वैल्यू आ जाता है और इन तीनों फॉर्म में से किसी एक फॉर्म में आप लिख के ये चीज आंसर ला सकते हो, यही हमारे पास आंसर होता है। सो ये सेकंड क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।